हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। रॉकी आरएचएस एंड एनबी डेविल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था अपने आसपास एक खतरे को महसूस करते हुए टोनी साइड में आते हुए अपने आप को लेवल अप करने लगता है। तभी वहाँ पे छतों पे कूदते हुए डिवाइन डॉक्टर बचन आ जाता है। बाई चांस सोच रहा होता है टोनी, तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैं तुम्हारे सामने ना इस रूप में आऊंगा। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो तुम पक्का से ना मेरे सामने गिर करने के लिए झुकोगे, और जैसे ही तुम झुकोगे मैं अपने नीडल को तुम्हारे सर के अंदर डाल दूंगा, जिससे कि तुम्हारा चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे क्लोज हो जाए। वहीं टोनी सोच रहा होता है इस बच्चे को क्या लगता है, क्या मैं इसके जाल में फंस चुका हूँ। ये बूढ़ा भी सोच रहा होगा कि आखिर मेरे को कैसे मारे। तभी जो स्टैनली होता है वो ड्रामा को स्टार्ट कर देता है और असेसन से बाइचन के ऊपर गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। गोलियों को डॉज करते हुए बाइचन सोच रहा होता है क्या मेरे ऊपर फिर से असेसन अटैक कर दिया। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ ये कमीने मेरे पीछे आ जाते हैं, ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। फिर वो अपने नीडल्स को निकालते हुए असेसन की तरफ फेंक देता है। बाइचन के नीडल के लगते ही सारे के सारे असेसन मरना स्टार्ट हो जाते हैं। शॉक्ड होते हुए वैनक्यू बोल रही होती है, मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारा दुश्मन इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मेरे को लगा था कि ये स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसने जीन लॉक के 3rd लेवल को अनलॉक कर रखा है, पर ये तो सिर्फ अपने नीडल्स का यूज करते हुए मेरे लोग को मार पा रहा है और ये डिटेक्ट भी कर पा रहा है कि आखिर वो लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं। अगर मैं ये लोग ऐसे छुपे रहेंगे और इसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो ये सभी को मार डालेगा। लगता है कि मुझे अपनी पूरी टीम की पावर का यूज करना होगा इस कमीने को मारने के लिए। फिर वैनक्यू सभी लोगों को बोल रही होती है अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, हाथ में जो भी कुछ है ना उसको फेंक के इस ईस्टर्न सेज को मारने का ट्राई करो। ये काफी ज्यादा पावरफुल है, ये जब तक जिंदा रहेगा ना हम अपने टारगेट टोनी स्टार्क को नहीं मार पाएंगे, और अगर हम यहाँ पे इसको मारने में फेल हो गए ना तो ये हम सभी लोग को चुन चुन के मारेगा। तभी वहाँ पे जितने भी एजेंट्स होते हैं वो सारे के सारे अपने वजूका लेके रेडी हो जाते हैं। एजेंट्स बोल रहे होते कमांडर आपके अगले कमांड पे हम इसके ऊपर वजूका को फेंक देंगे। बाइचन बोल रहा होता इन असेसन को क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या, मैं एक बार के लिए इन लोग के जाले में फंसे क्योंकि मेरे को ना इन लोग के आने का आइडिया नहीं था। लेकिन आज जबकि मेरे को पता है कि मेरा मुकाबला असेसन से हो रहा है तो इन लोगों का एक भी अटैक मेरे को छू नहीं पाएगा। इन लोगों को क्या लगता है वजूका से अटैक करके लोग मेरे को फोड़ लेंगे। जब गोली में स्पीड की बराबरी नहीं कर पाई तो वजूका क्या करेगा। ये बोलते हुए सारे के सारे एक्सप्लोजन्स को डॉज कर रहा होता है। डूम्सडे बोल रही होती है मैंने अपना सबसे पावरफुल अटैक टोनी स्टार्क के लिए बचा के रखा था। मेरे को लगा था कि मैं अपने स्किल को ना स्नीक अटैक के लिए बचा के रखूंगी, लेकिन अब लगता है कि इसको ईस्टर्न सेज के ऊपर यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अगर मैंने इस बूढ़े को नहीं मारा तो ये हम सभी लोगों को मार डालेगा और हम कभी भी टोनी स्टार्क को मारने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बोलते अपने हिडन टेक्निक का यूज करते हुए गोलियों को कंट्रोल कर लेती है और उसको डिवाइन डॉक्टर बाइचन की तरफ भेज देती है। शॉक्ड होते हुए बाइचन बोल रहा होते तो गनफू है। जब सभी लोग कॉन्फू सीख रहे थे तो वेपन्स का दौर आया और उसकी वजह से कॉन्फू सीखने वाले लोगों की वैल्यू काफी ज्यादा घट गई, क्योंकि आप सही से भले ही कितने ही पावरफुल क्यों ना बन जाओ लेकिन वेपन्स के सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते। तभी एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट ने एक टेक्निक को डिस्कवर करा जिसका नाम था कॉन्फू का सौतेला भाई गनफू। ये गन्स और कुंफू का फ्यूजन है और एक दूसरे की जो कमियां है ना उनको ये पूरा करता है। कुंफू की सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो वेपन के सामने नहीं टिक पाता था। जिंदगी में जिस बंदे ने बहुत ही ट्रेनिंग करी अपनी बॉडी को लोहे सा बनाया है उसको भी ये गोलियां सिर्फ 2 सेकंड में चीर के ले आती थी। लेकिन गनफू के अंदर एक मार्शल आर्टिस्ट बुलेट को कंट्रोल करना सीखता है। इससे वो बुलेट को अपनी मर्जी के हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ पे मोड़ सकता है। इसी वजह से गनफू सबसे खतरनाक टाइप के कॉन्फू में भी आता है। लगता है कि अभी मेरे को मारने के लिए कोई बहुत ही पावरफुल असिस्टेंट आ रखा है, वरना इतना खतरनाक काट आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी जो हमारा बाइचन होता है वो फिर से गोलियों को डॉज करना स्टार्ट कर देता है। डॉज करते हुए बाइचन सोच रहा होता है यहाँ पे हर तरफ से गोलियां आ रही है, ऊपर से गनफू का अटैक ये हर चीज को ना काफी सीरियस बना रहा है। अगर मैं जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो पक्का से कोई ना कोई गोली मेरी बॉडी को आर पार करके चली जाएगी और एक बार गोली लगने के बाद में मेरी स्पीड ना काफी स्लो हो जाएगी। मेरे को कैसे भी करके रास्ता निकालना होगा यहाँ से भागने का। वही हमारा टोनी सोच रहा होता कि चल क्या रहा है, मेरे को मारने आए 2 लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। मेरे को लगा था कि बाइचन और डार्क वेव ने आपस में हाथ मिला लिया होगा मेरे को मारने के लिए, पर ये तो एक दूसरे के साथ चूहे बिल्ली की तरह फाइट कर रहे हैं। आखिर यहाँ पे इन दोनों के फाइट करने का क्या रीजन हो सकता है। असिस्टेंट्स को थोड़ी ना पता है कि ये बंदा डिवाइन डॉक्टर बाइचन है। डार्क वेव के बंदों के लिए तो ये मेरा मास्टर ईस्टर सेज है। वैंक्यू ने जब सुना ना कि मेरे मास्टर यहाँ पे आ रहे मेरी सेफ्टी को असर करने के लिए तो उसको लगा हुआ कि मेरे मास्टर ना मेरे को मारने के बीच का सबसे बड़ा कांटा है और इसी वजह से मेरे मास्टर को मारना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब ये मेरे मास्टर को मारने के बारे में सोच ही रही थी तभी यहाँ पे डिवाइन डॉक्टर आ गया। डिवाइन डॉक्टर की डिस्गाइज स्किल्स तो बहुत ही कमाल की है। पहले तो मैं भी नहीं पहचान पाया था कि नकली चेहरा लगा घूम रहा है, तो अगर मैं नहीं पहचान पाया तो शायद ही कोई पहचान पाएगा। देखा तो इन मास्टर और डिसाइपल के साथ मेरा सेम ही काम हो रहा है। शिव ने मेरा चेहरा लिया था और मेरे हिस्से की मौत मारा गया
और अब इस बेवकूफ ने मेरे मास्टर का चेहरा लिया जो कि मैं खुद हूँ। चलो जो भी है, इन दोनों मास्टर डिसाइपल ने ना मेरे ऊपर हुए खतरे का जिम्मा अपने ऊपर लेने का ठेका ले रखा है। तभी जो वैनक्यू होती है वो गनफू का यूज करते हुए बुलेट को फायर करती है, जो कि बाईचैन के एक हाथ को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे निकल जाती है। चिढ़ते हुए बाईचैन बोल रहा होता है, तुम मेरे सामने कीड़े हो और तुम कीड़ों की हिम्मत कैसे मेरे हाथ को डिस्ट्रॉय करने की। कमीने कहीं के मैं तुम लोगों में से ना किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, और खास करके तुम्हें लड़की जो कि तुम सभी लोगों को कमांड कर रही हो। ये बोलते हुए अपने चार ईस्टर्न डेथ नीडल को वैंक्यू के ऊपर फेंक देता है, और क्योंकि उसने बहुत ही क्लोज रेंज से अटैक किया होता है इसी वजह से वैंक्यू उसके साइलेंडर को डॉज नहीं कर पाती और एक नीडल जाके उसके कंधे के ऊपर लग जाती है। बाई चांस सोच रहा होता है मेरा ब्लड काफी ज्यादा फ्लो हो चुका है और भले ही मैंने असैसिन क्रेडो को घायल कर दिया लेकिन वो अभी तक मरी नहीं। इसका मतलब इसने भी अपने जीन लॉक के सेकंड लेवल को तो अनलॉक कर लिया है। इससे पहले कि कोई और पावरफुल असैसिन मेरे पीछे लगे मेरे को ऐसे निकलना होगा। जब तक इनके लीडर घायल है मेरे ऊपर ध्यान नहीं देंगे और मेरे पास में भागने का बहुत ही अच्छा मौका होगा। अगर यहाँ पे मैं रहते हुए बच गया फिर मारी भी गई ना तो इसके बंदे मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और फिर वो गुस्से में आते अपना पूरा पोटेंशियल दिखाते मेरे को पक्का से मार डालेंगे। टोनी स्टार्क का तो क्या है, मैं उसको आज नहीं तो कल मार ही लूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे रुके कुछ भी करना बेवकूफी है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जान है तो जहान है। बाईचैन अपने मन को मारते वैसे निकल जा, क्योंकि हमेशा बदले का सोचना बेवकूफी होती है। ये बोलते हुए बाईचैन काफी स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। वही वैनक्यू सोच रही होती है हम इसको भागने दे सकते, अभी ये काफी ज्यादा घायल हो रखा है और हमारे जाल में फंस चुका है। अगर हम इसको अभी नहीं मार पाए तो हम लोग को इतने कमाल का मौका ना फिर से नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, अगर ये बच गया तो ये पक्का से रिवेंज लेने के लिए आएगा और अगर इतने पावरफुल लोग हम लोगों से रिवेंज लेने के लिए आएंगे ना तो हमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। मेरे को जल्दी करना होगा और अपने लोगों को ना इसके पीछे लेके जाना होगा। जैसे ही वैन को वहाँ पे एक कदम आगे बढ़ाते हैं उसे बॉडी के ऊपर काफी तगड़ा झटका पड़ता है। वैनक्यू सोच रही होती है मेरे को बचन को पकड़ना उसके पीछे जाना है, लेकिन आखिर मेरे को इसे चक्कर क्यों आ रहे हैं। मेरे लिए आगे एक कदम रखना भी ना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। क्या यहाँ पे सब कुछ इस कमीने ईस्टर्न स्टेट के लीडर की वजह से हो रहा है क्या? लगता है कि इस लीडर के अंदर ना कोई बहुत ही वेनेमस पोजन लगा रखा था, वरना अगर ये पोजन नॉर्मल होता तो मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन इस पोजन का इफेक्ट तो मेरी बॉडी के अंदर बिना काफी तेजी से फैल रहा है। वो बुढ़ा सभी लोगों के सामने काफी ज्यादा राइटिस बनता है, लेकिन जब उसे खुद के जान के ऊपर आई ना तो उसने अच्छा बुरा भूल के अपने ट्रिक्स का यूज करा। कमीना बुढ़ा कहेगा अगर मैं हाथ लगे तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी जो वैनक्यू होती है वो चलते चलते सभी के सामने बेहोश जाती है। वहाँ पे इस पूरे ड्रामा को देखते हुए फिल्म सिटी के आसपास के सारे बंदे वहाँ पे आगे होते हैं। एक बैग वाला बंदा बोल रहा होता है मैंने आज से पहले इतना रियलिस्टिक ड्रामा कभी भी नहीं देखा। मैंने बहुत ही टॉप क्वालिटी के एक्टर्स और डायरेक्टर के साथ में काम किया है, लेकिन ऐसा कभी कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ पे हर एक एक्टर की परफॉर्मेंस ना काफी ज्यादा कन्विंसिंग थी, देख के लगे था कि यहाँ पे कोई असली वॉर नहीं चल रही। इन सभी के एक्सप्रेशंस कितने ओरिजिनल थे ना। जब उस मसला आर्टिस्ट को गोली पड़ी तो उसे क्या चीखने की आवाज आई, और यहाँ पे धनाधन गोलियों की आवाज आ रही थी ना वो तो भी कानों में बज रही है। लगता है कि ये कोई बहुत ही हाई बजट ड्रामा है। आंख बंद के पैसा खर्च किया गया तभी इस लड़की प्रोफेशन हासिल हुई है, वरना तो कोई मर भी जाए ना तो भी उसको उतनी कमाल की प्रोफेशन हासिल नहीं होती। तभी वहाँ पे खड़े एक लड़की बोल रही होती है वैसे अगर सच को होता है सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि जितने भी एक्टर्स है ना उन सभी की एक्टिंग भी बहुत ही कमाल की है। तुम्हें पता है एक्टिंग का मतलब वीएफएक्स और सीजीआई का यूज करना नहीं होता, बल्कि एक्टिंग का मतलब होता है अच्छे एक्सप्रेशन का यूज करना। तुम्हें पता है कितने सारे सिनेमाज है जहाँ पे अच्छे एक्टर्स को काम नहीं मिल पाता और बेकार एक्टर ना वीएफएक्स और सीजीआई का यूज करते हुए एक्टिंग करते हैं। सच में टोनी स्टार्क अपने पास में अच्छे लोगों को काम देके ना रिवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री हुआ करती थी जहाँ पे बिना कनेक्शन के काम मिलता ही नहीं, और भले ही कोई बंदा कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले लेकिन उसका नाम बदनाम होना पक्का था। लेकिन टोनी स्टार्क की वजह से अब टैलेंट को मौका मिल रहा है और देखो वो कितना कमाल का काम कर रहे हैं। वहीं तीसरा बंदा बोल रहा होता है तुम्हें पता है मैं तो वैनक्यू को ना कभी सपोर्ट कर रहा हूँ। जब से ये शो स्टार्ट हुआ था वैनक्यू ने ऑडिशन दिया था ना तब से वो मेरी फेवरेट है। सबसे पहले उसे जो अपने डांस स्किल दिखाए थे ना मेरे को बहुत ही पसंद आए थे। मेरे को लगा था कि वो दिखने में बहुत ही अच्छी और डांस भी काफी अच्छा कर लेती है, लेकिन आज उसकी एक्टिंग देखने के बाद मेरा माइंड सेट ना पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मैंने इतने कमाल के तरीके से ना किसी को भी आज तक बेहोश होते हुए नहीं देखा। उसने बिल्कुल एक स्पाई ऐसी एक्टिंग करी कि एक स्पाई आखिरी तक अपने टारगेट को मारने का ट्राई कर रहा है। जब तक उसका चेहरा पीला पड़ के वो बेहोश नहीं हो रहा ना तब तक वो हार नहीं मान रहा। सच में इतना अच्छा काम करने के लिए ना स्किल्स होनी चाहिए। तभी दौड़ते हुए कियानी बोल रही होती यहाँ पे कोई एक्टिंग नहीं हो रही थी। इनके स्पाई ड्रामा का ना मैं भी एक हिस्सा थी और हमारा जो शो था ना वो इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होने वाला था। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सिस्टर वैनक्यू के ऊपर सच में कोई हमला हुआ है, इसी वजह से बेहोश हो गई है। प्लीज को जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, यहाँ से हॉस्पिटल बहुत ही दूर है और जो सिस्टर वैनक्यू की बॉडी है ना वो काफी ठंडी पड़ रही है। अगर हम लोगों ने जल्दी नहीं किया तो बहुत ही देर हो जाएगी। तभी टोनी बोल रहा होता है सभी लोग रास्ते से हटो, मेरे जो मास्टर है ना वो ईस्टर्न सेज है, इसी वजह से मेरे पास भी कुछ बहुत ही कमाल की मेडिकल स्किल्स है। वैनक्यू कंडीशन को देख के मैं बता सकता हूँ कि अभी ये बहुत ही क्रिटिकल है। अगर हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो पक्का से बहुत ही देर हो जाएगी, क्योंकि एम्बुलेंस को सिर्फ आने में 10 मिनट लगेंगे और अगर ट्रैफिक रहा तो कुछ भी नहीं बोल सकते। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हॉस्पिटल जाते जाते वैनक्यू की टिकट कट जाए। इसी वजह से इसको पर्सनली मैं हैंडल करूंगा।
मेरे को भरोसा है कि मैं वेंक्यू को ठीक कर दूंगा। फिर टोनी वेंक्यू को उठाते हुए चेकअप रूम के अंदर लेके आ गया होता है। टोनी सोच रहा होता है वैसे तुम मेरे को मारने के लिए आई थी, इस हिसाब से मेरे को तुम्हें नहीं बचाना चाहिए, पर अगर देखा तो तुमने अभी तक मेरी 2 बार जान बचाई है, पहले उस कमीने शियून से और अब डिवाइन डॉक्टर बाइचेन से। इसी वजह से ना चाहते हुए भी तुम्हारा मेरे ऊपर फेवर हो चुका है, तो मैं तुम्हें मरने तो नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम मेरा आज तक का सबसे बड़ा रिवॉर्ड हो। टोनी स्टार्क का नाम कमाने के बाद में ना किसी भी लड़की को फैशन लिस्ट में जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ज्यादातर लड़कियां 95 पॉइंट से प्लस से ही मिलती है, लेकिन ऐसे में तुम हो जिसकी अफेक्शन -90 पॉइंट्स है, और तुम्हें पटाने के बाद तो मेरे को पूरे 200 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। पूरे 4 लड़कों में मेहनत करने के बाद बिना मेरे को इतने पॉइंट्स नहीं मिलते जितना कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आखिर मैं अपने 200 पॉइंट को मरने कैसे दे सकता हूँ, और ऊपर से तुम्हारे पास में मौका है तुम्हारे अफेक्शन को बढ़ाने का। फिर टोनी देखता है कि वेंक्यू के कंधे के ऊपर निडल लगा होता है। टोनी बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि निडल गड़ी नहीं, सिर्फ इसको टच करके निडल निकल गई। अभी तक इसकी बॉडी के अंदर निडल होता ना तो काफी तक खतरनाक हो जाता। ऐसा भी हो सकता था कि इसका एक हाथ काटा पड़ता, लेकिन अब क्योंकि निडल नहीं है तो हम इसको बचा सकते हैं। फिर वो उसके सारे जहर को चूस के बाहर निकाल देता है। वहीं वेंक्यू सोच रही होती है आखिर ये क्या हो रहा है, कौन है जो कि मेरी बॉडी के इतने पासा रखा है, आखिर मेरे को इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को कोई सपना आ रहा हो, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे एक अजीब शांति की तरफ बढ़ रही हूँ। शायद से इस शांति को मौत कहते हैं। लेकिन फिर जैसे वो अपनी आंख खोलती है वो देखती है कि वो चेकअप रूम के अंदर होती है। वेंक्यू बोल रही होती है देखने में तो ये जगह हेल नहीं लग रही, मैंने जितने भी लोगों को मारा था ना मेरे को लगा था कि उसके बाद मेरे को हेल मिलेगा, लेकिन गॉड आप तो बहुत ही काइंड निकले, आपने मेरे से पापी इंसान को भी हेवन दे दिया। लेकिन तभी वो खुद को जज करते हुए बोल रही होती है नहीं ये ना तो हेवन है और ना ही हेल, ये तो हमारे फिल्म सेट का चेकअप रूम है। मेरे यहाँ पे होने का मतलब है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। अभी वैंक्यू बैठे बैठे सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पे कियानी आती है। कियानी बोल रही होती है सिस्टर क्यों आप उठ गए, आपको पक्का से याद नहीं होगा ना कि आज सेट के ऊपर क्या हुआ था। मेरे को पर्सनली आपके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, सच में आपके साथ में बहुत ही बुरा हुआ। कभी कभी किसी किसी का दिन अच्छा नहीं होता, आज आपका दिन अच्छा नहीं था। आपको पता है आपके स्पाई ड्रामा के अंदर ना कुछ बाहर के लोग एंटर कर गए थे, और उन बाहर के लोगों का मोटिव था कि वहाँ पे किसी को जान से मारने के लिए आए थे। आप ऐसा भी कह सकती हो कि वो सारे के सारे बुरे बंदे ना असेसिन थे। जब वो अपने टारगेट को मारे थे तो आपको लगा कि शो चल रहा है, और इसी वजह से आप भी उनके सामने परफॉर्म करने लग गई। उसी के बीच में आपको आगे एक निडल लग गई और आप वहीं पे बेहोश हो गई। आपको पता है वहाँ पे काफी देर तक सभी लोगों को लगता रहा ना कि एक्टिंग चल रही है। जब सभी के सामने बेहोश होकर गिर भी गई थी ना, तभी वो सभी लोग ताली बजा के आपकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे। लेकिन फिर सभी के सामने मैं आई और फिर मैंने सभी लोगों को बताया कि मैं भी स्पाई ड्रामा का हिस्सा थी, जिससे कि सभी लोग कंफर्म हो कि यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं चल रहा था, बल्कि सच में सेट के ऊपर अटैक हुआ है। जब मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाने वाली थी ना, तभी वहाँ पे हमारे सीईओ टोनी स्टार्क आ गए। उन्होंने कहा कि वो ईस्टर्न सेज के डिसाइपल है, उनको मेडिसिन को लेकर ना काफी अच्छी नॉलेज है, तो इसी वजह से आपको पर्सनली ठीक कर लेंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाने की कोई भी जरूरत नहीं। आपको पता है वो आपको लेके इतना कंसर्न थे कि वो एम्बुलेंस का वेट करने के लिए भी तैयार नहीं थे, और वो खुद आपको अपनी गोद में उठा के यहाँ पे लेके आ गए। वैंक्यू बोल रही होती है तो फिर क्या मेरे को बचाने वाले हमारे बॉस टोनी स्टार्क थे। खुश होते हुए कियानी बोल रही होती है बचाया है क्या, हीरो की तरह बचाया है। आपको पता है जहाँ पे सारी लड़की आपसे कितनी जलीस हुई है, जो ट्रीटमेंट आपको बॉस टोनी स्टार्क ने दिया है ना, वो ट्रीटमेंट सही पाने के लिए गोले खाने के लिए भी तैयार है। पहले तो मेरे को आपके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन फिर मेरे को फील हुआ कि आपकी जगह पे मैं क्यों नहीं थी। हमारे सीईओ टोनी स्टार्क ने ना आपके पोजन को चूस के बाहर निकाला है। जब वो पोजन निकाले तब वो आपके इतने क्लोज थे ना कि हम लोग को देख के जलसी हो रही थी, और देखने में लगा था कि यहाँ पे कोई मूवी का सीन चल रहा हो। वैंक्यू सोच रही होती है तो मैं सही थी, मेरे को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क है। और यहाँ पे कियानी की बातों को सुन के लग रहा है कि यहाँ पे किसी को भी ना मेरे बारे में पता नहीं चला। इन लोगों को तो ये लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रही थी। मेरे को लगा था कि जो गन में चला रही हूँ ना वो नकली गन है। अगर टोनी स्टार्क को भनक भी लगी होती ना कि मैं एक असैसिन हूँ तो मेरे को कभी भी नहीं बचाता। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि भले ही मिशन फेल हो गया, लेकिन टोनी स्टार्क को हम लोग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अगर उसको हमारे बारे में पता चल जाता तो हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती। वो अपने सिक्योरिटी को टाइट कर लेता और उसके ऊपर अटैक करना और ही मुश्किल पड़ जाता। लेकिन अब इस पोजन अटैक की वजह से ना मेरे को उसे क्लोज आने का बहुत ही बड़ा मौका मिल चुका है। उसने खुद इनिशिएटिव लेके मेरे पोजन को बाहर निकाला है, लेकिन मेरे पोजन को अपने मुंह से खींच के बाहर निकालना ये तो उसके लिए भी काफी ज्यादा डेंजरस रहा होगा ना। उसने एक अजनबी इंसान के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों लिया। और मेरे को याद है पोजन की वजह से अपने कॉन्शियसनेस को खो गई थी, तब मेरे को एक अजीब सी गर्माहट फील हुई, जैसे कि कोई तो मेरे को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हो। वो एक ऐसी फीलिंग थी जो कि मेरे को जिंदगी में ना आज तक कभी फील नहीं हुई। और कमाल की बात तो ये है कि मेरे को ये फीलिंग अपने एक टारगेट टोनी स्टार्क से आ रही है, जिसको मैं आज नहीं तो कल मार ही डालूंगी। तभी हम देखते हैं वैंक्यू की अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी अफेक्शन हो जाती है -85 पॉइंट्स। वैंक्यू बोल रही होती है सिस्टर कियानी बता टोनी स्टार्क ने मेरे को बचा के ना बहुत ही बड़ा फेवर किया है, और अगर ऐसे में उनको कोई गिफ्ट नहीं दूंगी तो मैं फेवर को रिटर्न नहीं कर पाऊंगी। आपको क्या लगता है कौन सा गिफ्ट बेटर रहेगा। वही कियानी बोल रही होती है क्या तुम उनको गिफ्ट देने वाली हो।
कियानी सोच रही होती है आखिर जो वेनक्यू है टोनी स्टार्क को क्या गिफ्ट दे सकती है। पैसे से खरीदे जाने वाला ऐसा कोई भी गिफ्ट नहीं है जो कि उनके काम का हो। जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो कि वेनक्यू टोनी स्टार्क को दे सकती है, जो कि पक्का से उनको बहुत ही पसंद भी आएगी। वो एक ही खुद को ही उनको गिफ्ट कर दे। कियानी बोल रही होती है सिस्टर वेनक्यू मेरे को लगा नहीं था कि आप इतने बोल्ड होगे, आप खुद को ही टोनी स्टार्क को गिफ्ट के तौर पे ऑफर करने वाले हो। ऐसा मोह तो आज तक टोनी स्टार्क को पाने के लिए किसी भी लड़की ने नहीं लिया होगा। अब इसे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए और देखने के लिए थैंक यू।